कि एक ऑक्सीजन के बदले 2 फ्लोरीन, एक ऑक्सीजन के बदले 2 फ्लोरीन, और जो दूसरा फ्लोरीन जो कि ऐसे होना चाहिए था ये थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, क्योंकि पता है साइंस में चीजों को ऑब्जर्व करना होता है, चीजों को रीड करना होता है। हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट बूस्टर। तो गाइज, जैसे कि लास्ट वीडियो मैंने दिया था पी ब्लॉक ग्रुप 18 नोबल गैसेस का पार्ट 1, जिसके अंदर की हमने डिस्कस करी थी कि इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, क्या इनका ऑकरेंस होता है, क्या इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है, क्या इनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है, क्या इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, क्या इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, और जो ज़ीनॉन की केमिस्ट्री है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो गाइज, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि आप पहले इस वीडियो को देख के आए, फिर इसमें आगे बढ़े। तो गाइज, आज अपन बची हुई चीजों को करेंगे खत्म। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। ओके, तो गाइज स्टार्ट करने से पहले यहाँ से कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो मैं आपसे क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखो गाइज, एक बहुत कॉमन सा सवाल है कि सारे नोबल गैसेस में से वाई ओनली ज़ीनॉन फॉर्म्स कंपाउंड, मतलब ज़ीनॉन ही क्यों कंपाउंड्स फॉर्म करता है, बाकी नोबल गैसेस क्यों नहीं। गाइज देखो, अगर मैं सारे नोबल गैसेस की बात करूं तो ज़ीनॉन की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है दैट इज मिनिमम। ज़ीनॉन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे मिनिमम होती है, जिसके वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के इसको रिएक्ट करवाना आसान होता है, दैट इज वाई। ठीक, अब एक दूसरा सवाल आता है। देखो, अब ज़ीनॉन जो कंपाउंड्स फॉर्म करता है, आप ये पाओगे कि ज़ीनॉन फॉर्म्स कंपाउंड्स ओनली विथ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। तो ये केवल और केवल फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ही कंपाउंड फॉर्म करता है, किसी और के साथ क्यों नहीं। गाइस देखो, इसका रीजन ये है कि ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन दे कैन ऑक्सीडाइज ज़ीनॉन। तो गाइस, क्या मतलब है इसका? देखो, आपको अच्छे से पता है कि ज़ीनॉन एक नोबल गैस होने की वजह से ये आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं करता। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा तभी ना रिएक्ट करेगा। अब देखो, अगर हमें किसी तरीके से मान लो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करनी ही है, तो इसका मतलब सामने हमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स को लगाना पड़ेगा जो कि इलेक्ट्रॉन्स को खींच के निकालने में माहिर हो, और वो कौन से एलिमेंट्स हैं? दैट इज फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं ज़ीनॉन से। ठीक, आई होप आपको आ रहा है समझ में। ठीक, तो डायरेक्टली हम मुद्दे की बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं ज़ीनॉन फ्लोरीन कंपाउंड्स की, मतलब तो ज़ीनॉन और फ्लोरीन रिएक्ट करके क्या क्या कंपाउंड्स बनाते हैं। अब गाइस देखो, ज़ीनॉन और फ्लोरीन को कंबाइन करके 3 कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, दैट इज XeF2 ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड, XeF4 ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड, XeF6 ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड। ठीक, ओके। तो गाइस, हम बात कर लेते हैं इनके प्रिपरेशन की, यानी कि इनको बनाने के मेथड। ठीक, अब गाइस देखो, इनको बनाना काफ़ी आसान होता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज दीज कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट रिएक्शन बिटवीन ज़ीनॉन एंड F2। ठीक, अब देखो, मतलब कि अगर तुम ज़ीनॉन और F2 को, फ्लोरीन को डायरेक्टली इंटरमिक्स कर दो, डायरेक्ट रिएक्शन इन दोनों के बीच में करवा दो, तो आपको XeF2, XeF4 और XeF6 यानी कि ये तीनों फ्लोराइड से बनते हुए नजर आएंगे। ठीक, मतलब कि दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द डायरेक्ट रिएक्शन बिटवीन ज़ीनॉन एंड फ्लोरीन। अब गाइस देखो, नोट करने वाली बात यह है, अब इन दोनों को मिलाने से एग्जैक्टली क्या बनेगा, इट डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन कंडीशंस। मतलब कि अगर तुम इन दोनों को मिलाते हो और ज़ीनॉन को एक्सेस में रखते हो, ज़ीनॉन इन एक्सेस, और टेम्परेचर को 673 केल्विन और 1 बार प्रेशर को मेंटेन करते हो, तो उस कंडीशन में आपको XeF2 बनता हुआ नजर आएगा।
और अगर इन दोनों को आप 1:5 का रेशियो में मिलाते हो, मतलब इसका 1 मोल प्लस इसका 5 मोल के साथ मिक्स करते हो और टेम्परेचर को 873 केल्विन और अप्रोक्सीमेटली 7 बार का प्रेशर मेंटेन करते हो, तो उस कंडीशन में आपको XeF4 बनता हुआ नजर आएगा। और अगर इन दोनों को तुम 1:20 के रेशियो में मिलाते हो और टेम्परेचर को आपने 573 केल्विन और 60 to 70 बार का प्रेशर अगर आपने मेंटेन कर लिया, तो उस कंडीशन में आपको XeF6 बनता हुआ नजर आएगा। ठीक, आई होप आपको क्लियरली समझ में आ रहा है। ठीक, अब गाइस देखो, ये जो अपना XeF6 है, इसको बनाने का एक दूसरा मेथड भी होता है, वो ये जिसमें कि अपन XeF4 का यूज करते हुए XeF6 को फॉर्म करते हैं। कैसे? देखो, अगर XeF4 का रिएक्शन O2F2 के साथ करवा दो, डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड के साथ करवा दो, क्या होगा? देखो बहुत आसान है। यहां से जो 2 फ्लोरीन है, इसको यहां पे अगर मैं ट्रांसफर कर दूं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हाँ, XeF6 में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहां क्या बच गया? O2, तो यहां पर O2 गैस निकलता हुआ नजर आएगा। ठीक, ओके। तो आई होप प्रिपरेशन वाला पोर्शन आपको क्लियरली समझ में आ चुका होगा। ठीक, तो हम बात कर लेते हैं इनके कुछ जनरल प्रॉपर्टीज की। ठीक, देखो, अगर मैं इन सारे फ्लोराइड्स की बात करूं, जिनम फ्लोराइड्स की, ये सबके सब जो होते हैं बेटा, ये सबके सब कलरलेस होते हैं। ये सबके सब कलरलेस, यानी कि इनका कोई भी रंग नहीं होता। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी, ये तीनों के तीनों फ्लोराइड्स जो होते हैं, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। ये कैसे होते हैं? दीज आर योर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। मतलब कि जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, मतलब ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक, और तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि ये तीनों के तीनों फ्लोराइड्स गाइस जो है, दे आर सब्लिमेबल इन नेचर। दे आर सब्लिमेबल इन नेचर। गाइस, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि अगर मैं इन तीनों फ्लोराइड्स को रूम टेम्परेचर से, मतलब टेम्परेचर को रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा इंक्रीज कर दूं, ये तीनों के तीनों सब्लिमेट हो जाते हैं। यानी कि ये सॉलिड्स जो होते हैं, ये डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड फेज। ठीक, अब देखो, अगली प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट करना। ये तीनों के तीनों फ्लोराइड्स, दे आर स्ट्रॉन्ग पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट as well as fluorinating agents. Guys, this is very important, इसको नोट करना। ठीक, गाइस देखो, क्या मतलब है इसका? आपको बढ़िया से पता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं। ऐसे स्पीसीज जो कि ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते हैं। ठीक, सिमिलरली फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स ऐसे स्पीसीज होते हैं, ऐसे स्पीसीज जो कि फ्लोरीन सप्लाई कर सकते हैं, जो कि फ्लोरीन को सप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अब गाइस, यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा है इन फ्लोराइड्स के पास काफी सारे फ्लोरीन्स अवेलेबल होते हैं, और जिसके वजह से ये फ्लोरीन्स को डोनेट कर सकते हैं, जिसके वजह से ये फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स कहलाते हैं। गाइस, इसका मतलब है अगर किसी स्पीसीज का रिएक्शन मैं इनमें से किसी के साथ करवाऊं, ये गाइस क्या करेंगे? सामने वाले को एक फ्लोरीन चिपका देंगे, एक फ्लोरीन पकड़ा देंगे। ठीक, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, अगर किसी के साथ फ्लोरीन चिपकाना है, आप एक काम कर सकते हो, वो सामने वाले स्पीसीज का रिएक्शन इन सब के साथ करवा सकते हो। ठीक, तो गाइस ये क्या करेंगे? ये सामने वाले को फ्लोरीन चिपका देंगे। ठीक, ओके, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूं जिनमें कि मतलब कहां पर किन किन कंडीशन में ये फ्लोरिनेटिंग एजेंट के जैसे काम करते हैं। गाइस देखो, ध्यान से देखना, अगर मैं XeF2 का रिएक्शन
PF5 यानी कि फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड के साथ करवा दूं, पता है क्या होगा, यहां से एक F माइनस यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि ये जो है ये अपना कन्वर्ट हो जाएगा HCF प्लस। क्यों? क्योंकि एक F माइनस जा चुका है तो इस पे पॉजिटिव, और ये जो था ये एक F माइनस को रिसीव करने के बाद दिस विल कन्वर्ट इनटू PF6 माइनस। ठीक, अब देखो अगर मैं HCF4 का रिएक्शन SbA5 यानी कि एंटीमोनी पेंटाफ्लोराइड के साथ करवा दूं, यहां भी सेम चीज होता हुआ दिखेगा, मतलब यहां से एक F माइनस को यहां ट्रांसफर अगर तुम कर दो तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा HCF3 पॉजिटिव, और ये आपका F माइनस को रिसीव करने के बाद आपका कन्वर्ट हो जाएगा F6 निगेटिव। ठीक, लेकिन गाइस वहीं दूसरी ओर अगर मैं HCF6 का रिएक्शन किसी भी अल्कली मेटल फ्लोराइड के साथ कर दूं MF, वेयर M आपका NaKRbCS, ठीक, अल्कली मेटल फ्लोराइड के साथ करवा दूं तो पता है क्या होगा। अब गाइस देखो पिछले केस में आपने देखा कि जो ज़ेनॉन फ्लोराइड्स हैं ये फ्लोराइड डोनर के जैसे काम कर रहे थे, लेकिन वहीं अगर मैं इसका रिएक्शन किसी अल्कली मेटल फ्लोराइड के साथ करवा दूं तो पता है क्या होगा, ये फ्लोराइड डोनर के जैसा काम नहीं करेगा बल्कि एक फ्लोराइड एक्सेप्टर के जैसा काम करेगा। मतलब यहां से एक F माइनस यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा, तो मतलब कि ये जो M था ये आपका M प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये गाइस F माइनस को रिसीव करके HCF7 निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब गाइस देखना एग्जाम में आपको MF लिखा हुआ नहीं मिलेगा, एग्जाम में KF लिखा हुआ मिलेगा या फिर NAF लिखा हुआ मिलेगा, तो गाइस समझ जाना कि इसी की बात हो रही है। ठीक, तो गाइस हमने ये देखा कि इन जनरल ये जो ज़ेनॉन फ्लोराइड्स होते हैं ये F माइनस डोनर के जैसा काम करते हैं, लेकिन वहीं अगर मैं इनका रिएक्शन अल्कली मेटल फ्लोराइड के साथ करवा दूं तो अल्कली मेटल फ्लोराइड के साथ ये फ्लोराइड एक्सेप्टर के जैसा काम करते हैं। गाइस दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो गाइस एक और चीज आप नोट करें, इन दो रिएक्शंस में जब ये ज़ेनॉन फ्लोराइड्स फ्लोराइड डोनर के जैसे काम कर रहे हैं, ये एक कैटायनिक स्पीसीज को फॉर्म कर रहा है, और दूसरी ओर जहां पर ये फ्लोराइड एक्सेप्टर के जैसा काम कर रहा है ये एक एनायनिक स्पीसीज को फॉर्म कर रहा है। ठीक, अब गाइस देखो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि जब ये फ्लोराइड डोनर के जैसा काम कर रहा है, जब ये F माइनस को डोनेट कर रहा है, मतलब एक निगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज को डोनेट कर रहा है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, और जब ये फ्लोराइड एक्सेप्टर मतलब F माइनस मतलब कि एक निगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज को एक्सेप्ट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इस पे निगेटिव चार्ज जनरेट होगा। ठीक, तो गाइस हमने ये देखा कि इन जनरल ये ज़ेनॉन फ्लोराइड्स फ्लोराइड आयन डोनर के जैसा काम करते हैं, और उन कंडीशन में ये कैटायनिक स्पीसीज को फॉर्म करते हैं, और अल्कली मेटल फ्लोराइड के साथ ये ज़ेनॉन फ्लोराइड्स फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर के जैसा काम करते हैं, और उन कंडीशन में ये एक एनायनिक स्पीसीज को फॉर्म करता है। ठीक, अब देखो इसको डिफाइन करने का एक और तरीका होता है। अब देखो समझना जरा, लैंग्वेज को पकड़ना थोड़ा सा। जब ये मतलब ज़ेनॉन फ्लोराइड्स फ्लोराइड डोनर के जैसे काम करते हैं तो सामने वाला जो स्पीसीज होगा वो एक्सेप्टर के जैसा काम करेगा, राइट। तो इसीलिए बोला जाता है ज़ेनॉन फ्लोराइड्स
जब ये फ्लोराइड एक्सेप्टर के साथ रिएक्ट करते हैं दे फॉर्म कैटायनिक स्पीसीज, मतलब एक ही है, ठीक। और जब ये फ्लोराइड एक्सेप्टर के जैसा काम कर रहा है तो ऑब्वियसली जो सामने वाला स्पीसीज होगा वो फ्लोराइड डोनर के जैसा काम करेगा। तो मतलब कि ये ऑन रिएक्शन विथ फ्लोराइड डोनर्स दे फॉर्म एनायनिक स्पीसीज, ठीक। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो अगली प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, और गाइज दिस इज रियली सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, और ये है इनका हाइड्रोलिसिस। गाइज समझना, ये जो जेनॉन के फ्लोराइड्स होते हैं ना, ये पानी के टुवर्ड्स काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, यानी कि दे आर वेरी इजीली रेडीली हाइड्रोलाइज्ड इवन विथ ट्रेस ऑफ वाटर, इवन विथ ट्रेसेस ऑफ वाटर। इसका मतलब है ये जो जेनॉन फ्लोराइड्स होते हैं इनको अगर कहीं से भी थोड़ा सा भी पानी मिल जाए, थोड़ा सा मॉइस्चर भी मिल जाए, तो ये काफ़ी आसानी के साथ उससे हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, ठीक। अब स्पेस ना होने के कारण इनके हाइड्रोलाइसिस को अपन डिस्कस करते हैं अगले स्क्रीन में। ओके, तो हम बात कर लेते हैं इनके हाइड्रोलिसिस की, विच इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। गाइस देखो, मैं आपको थोड़ी सी जानकारी के लिए बता दूं, जब आप किसी अच्छे रिसर्च लैबोरेटरीज में जाएंगे आप ये पाएंगे कि वहाँ पर वार्न किया जाता है कि जेनॉन के फ्लोराइड्स को पानी से दूर रखें, इनको पानी के कांटेक्ट में ना लाएं, क्योंकि ऐसा करने का नतीजा काफ़ी खतरनाक हो सकता है। अब ऐसा क्यों, उसको अपन देखेंगे थोड़ी देर में, समझना। तो हम बात करने जा रहे हैं HCF2 का हाइड्रोलिसिस करने पर क्या होगा। HCF4 का हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो क्या होगा, और कुछ थोड़ी देर बाद में देखेंगे कि HCF6 के हाइड्रोलिसिस से क्या होता है, समझना जरा। तो जब आप HCF2 का हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो पता है क्या मिलेगा, HCO2HF। तो गाइस जब आप HCF2 का हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो क्या मिलेगा, HCO2HF, ठीक। इसको दिमाग में सेव कर लेना। अब देखो, अगर आप HCF4 का हाइड्रोलिसिस करवाते हो तो पता है क्या मिलेगा, वो प्रोडक्ट्स जो HCF2 के हाइड्रोलिसिस पर मिल रहे थे वो यहां भी मिला करेंगे, मतलब इसका भी अगर तुम हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो HCO2HF वही मिला करेंगे, लेकिन प्लस यहां पर एक एडिशनल प्रोडक्ट भी मिला करेगा, दैट इज HCO3 जेनॉन ट्राइऑक्साइड। तो गाइज इस पे अपन बात करेंगे थोड़ी देर में, ठीक। तो गाइज हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि HCF2 का हाइड्रोलिसिस करने पर क्या मिलता है, HCO2HF, ठीक। अगर तुम HCF4 का हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो वही मिलेगा जो ऊपर वाले केस में मिलता है, यानी कि HCO2HF प्लस एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मिला करता है, दैट इज योर जेनॉन ट्राइऑक्साइड, ठीक। ओके, तो फाइनली बात कर लेते हैं HCF6 का हाइड्रोलिसिस करने पर क्या मिलेगा। और गाइस यहाँ पर मैंने बच्चों को मतलब ज़बरदस्त तरीके से कंफ्यूज होते हुए देखा है कि कब HCO3 बनेगा, कब HCOF4 बनेगा, कब HCO2F2 बनेगा, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, पार्शियल करेंगे तो क्या होगा। और गाइस इसके लिए आपको एक शानदार ट्रिक दिया जाएगा, ध्यान से देखना। अब यहाँ से 2 से 3 मिनट ध्यान से देखना, हमेशा के लिए याद रखेंगे, ध्यान से देखना जरा। अब गाइस HCF6 से आपसे पूछा जाएगा कि इसका रिएक्शन 1 मोल वाटर के साथ करवाएंगे तो क्या होगा, इसका रिएक्शन 2 मोल्स वाटर के साथ करवाएंगे तो क्या होगा, और इसका रिएक्शन 3 मोल्स वाटर के साथ करवाएंगे तो क्या होगा, ठीक। गाइस देखो, इसके लिए ना एक शानदार ट्रिक हमेशा याद रखना
ये XCF6 जो होता है इसका एक वसूल होता है, इसका एक क्राइटेरिया होता है, प्रिंसिपल होता है। क्या है इसका प्रिंसिपल गाइज? ये है कि एक ऑक्सीजन के बदले 2 फ्लोरीन, एक ऑक्सीजन के बदले 2 फ्लोरीन। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है, ये कहता है कि अगर तुम मुझे एक ऑक्सीजन दो तो बदले में मैं तुम्हें 2 फ्लोरीन्स दे दूंगा। बात समझ पा रहे हो? देखो इसका मतलब है गाइस, एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन होते हैं? 1। तो जब आप 1 मोल वाटर के साथ इसका रिएक्शन करवाओगे, मतलब इसको एक ऑक्सीजन दोगे, इसने हमसे क्या कहा था कि एक ऑक्सीजन के बदले मैं 2 फ्लोरीन्स बाहर दे दूंगा। तो मतलब गाइस ये क्या करेगा, 1 मोल वाटर मतलब एक ऑक्सीजन, मतलब कि ये 2 फ्लोरीन्स को बाहर निकाल देगा। मतलब कुछ ऐसा बनेगा, XCO एक ऑक्सीजन और फ्लोरीन 2 गए बाहर, तो बच गए यहां कितने? 4, यानी कि XCOF4। ठीक, और प्लस ये जो 2 फ्लोरीन गए, ये 2 हाइड्रोजन्स के साथ कनेक्ट होके 2 मोल्स ऑफ HF का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक, अब देखो अगर आप इसका रिएक्शन 2 मोल्स वाटर के साथ करवाते हो, देखना क्या होगा। 2 मोल्स वाटर मतलब 2 ऑक्सीजन। अगर तुम इसमें 2 ऑक्सीजन डालते हो, होगा क्या? एक ऑक्सीजन के बदले 2 फ्लोरीन। तो अगर तुमने 2 ऑक्सीजन एटम्स को दिया तो ये 4 फ्लोरीन को निकाल देगा। मतलब कि आपके पास XC ऑक्सीजन हमने दिए 2 और फ्लोरीन इसने 4 को निकाल लिया और बच गए 2, यानी कि F2 XCO2F2 का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आएगा। और ये जो 4 फ्लोरीन गए, ये इन 4 हाइड्रोजन्स के साथ कनेक्ट होके 4 मोल के HF का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक, समझ पा रहे हो? अब देखना इसका रिएक्शन अगर तुम 3 मोल वाटर के साथ करवाते हो, क्या होगा? देखो 3 मोल वाटर मतलब 3 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के बदले 2 फ्लोरीन। अगर 3 ऑक्सीजन देते हो तो ये 6 फ्लोरीन्स को बाहर निकाल देगा। मतलब यहां से सारे फ्लोरीन्स गायब हो जाएंगे। तो आपके पास XCO3, ये तीनों ऑक्सीजन XCO3 का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आएगा। और ये जो 6 फ्लोरीन्स थे, ये 6 हाइड्रोजन्स के साथ कनेक्ट होके 6 मोल्स ऑफ HF का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक, तो गाइज आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा सा आपको समराइज कर देता हूं। तो देखो 1 मोल वाटर के साथ करवाओगे तो XCOF4, 2 मोल्स वाटर के साथ करवाओगे XCO2F2, 3 मोल्स वाटर के साथ करवाओगे तो XCO3 फॉर्मेशन होगा। ठीक, अब गाइस देखना थोड़ा सा, ये लास्ट वाला रिएक्शन समझना मेरी बात को। ये लास्ट वाला रिएक्शन जहां पर सारे फ्लोरीन्स बाहर निकल जा रहे हैं, इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। इसको बोलते हैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। ठीक, जहां पे सारे फ्लोरीन्स बाहर निकल जा रहे हैं। तो मतलब कि अगर आपसे पूछा जाए कि कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करने पर क्या होता है, तो समझना, तो जब आप XCF6 का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवाते हो तो 3 मोल्स का वाटर कंज्यूम होते हैं और XCO3 का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आता है। ठीक, अब देखो ये जो पहले के दो रिएक्शंस हैं जिसमें आधे अधूरे फ्लोरीन्स निकल रहे हैं, मतलब कुछ फ्लोरीन निकल रहे हैं और कुछ फ्लोरीन अभी भी बचे हुए हैं, और इनको पता है क्या बोलते हैं? इनको गाइस बोला जाता है पार्शियल हाइड्रोलिसिस। पार्शियल हाइड्रोलिसिस जहां पर आधे अधूरे फ्लोरीन्स निकला करते हैं। ठीक, तो गाइस अगर कोई आपसे पूछे XCF6 का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पर क्या मिलता है, तो आपका आंसर होना चाहिए XCO3। अगर कोई आपसे पूछे कि XCF6 का पार्शियल हाइड्रोलिसिस पर क्या मिलता है, तो आपका आंसर होना चाहिए XCOF4 एंड XCO2F2, क्योंकि भैया दोनों ही पार्शियल हाइड्रोलिसिस हैं। समझना इस बात को, दोनों ही मिलते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस पर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन आई एम रिपीटिंग। ठीक, और गाइस एक चीज आप यहां पर नोट करें थोड़ा सा, ये जो गाइस XCO3 है ना,
दिस XeO3 इज एक्चुअली एन एक्सप्लोजिव। XeO3 जो होता है ये एक डेंजरस एक्सप्लोजिव होता है। तो आपको ये दिख रहा है कि जब आप XeF4 या फिर XeF6 का रिएक्शन पानी के साथ करवाते हो, एक एक्सप्लोजिव यानी कि XeO3 का फॉर्मेशन होता है। और गाइस इसीलिए मैंने कहा था कि आपको वार्न किया जाता है कि इनको पानी से दूर रखें, इनको पानी के कांटेक्ट में ना लाएं, वरना एक एक्सप्लोजिव का फॉर्मेशन हो सकता है जो कि डेंजरस हो सकता है। ठीक, ओके। देखो बात अभी पूरी नहीं हुई है, समझना जरा बात को। गाइस देखो, जो बात जो अभी मैं बताने वाला हूं वो मतलब कोई नई चीज नहीं है, मतलब सब कुछ आपके सामने ही है। लेकिन पता है साइंस में चीजों को ऑब्जर्व करना होता है, चीजों को रीड करना होता है। ध्यान से देखना थोड़ा सा। ये जो XeF2 का हाइड्रोलिसिस है, यहां पर ज़ीनॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट दिस इज +2। अगर यहां तुम बात करो ज़ीनॉन 0 में है, ठीक, ज़ीनॉन कितने में है? 0 में है। तो मतलब आपको साफ साफ दिख रहा है इसके अंदर ज़ीनॉन +2 से 0 में जा रहा है, मतलब रिड्यूस हो रहा है। मतलब सीधे सीधे कहने का मतलब है XeF2 का हाइड्रोलिसिस जो है ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक, ये क्या है? दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक, अगर मैं इसकी बात करूं XeF4 का हाइड्रोलिसिस, यहां ज़ीनॉन +4 में है, यहां ज़ीनॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहां ज़ीनॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप निकालो दिस इज +6। मतलब कि ज़ीनॉन जो है एक बार +4 से 0 में जा रहा है, यानी कि रिड्यूस हो रहा है, और एक बार +4 से +6 में जा रहा है, यानी कि ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो कहने का मतलब है जो XeF4 का हाइड्रोलिसिस है ये एक रिडॉक्स रिएक्शन तो है ही, और साथ ही साथ ये एक डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी है, जहां पर ज़ीनॉन खुद ही रिड्यूस हो रहा है और ऑक्सीडाइज भी हो रहा है। ठीक, लेकिन गाइस अगर मैं XeF6 की हाइड्रोलिसिस की बात करता हूं, यहां ज़ीनॉन +6 में है, यहां भी अगर तुम निकालो +6 में है, यहां अगर तुम देखो +6, यहां भी अगर तुम देखो ज़ीनॉन +6 में, यहां ज़ीनॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट +6, और यहां भी अगर आप निकालें यहां भी +6। तो आप सीधे सीधे देख पा रहे हो कि XeF6 का हाइड्रोलिसिस करवाने पर ज़ीनॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट मेंटेन्ड रहता है, मतलब चेंज नहीं होता है। और गाइस इसका एक ही मतलब हो सकता है कि XeF6 का हाइड्रोलिसिस जो है ये एक रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। दिस इज नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन गाइस, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको काइंडली नोट कर लेना। ठीक गाइस, एक बार मैं सामने से हट रहा हूं, इसको काइंडली नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके। ठीक, और आखिरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें ना अगर आप कुछ जनरलाइज करने की सोचो तो आप ये पाओगे कि इन सारे केसेस में, सारे हाइड्रोलिसिस में HF इज अ कॉमन प्रोडक्ट, सब में मिलता है। और XeF6 के हाइड्रोलिसिस करवाने पर कोई भी O2 नहीं मिलता, लेकिन बाकी दोनों के केस में O2 मिल रहा है। ठीक, तो आई होप ये आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं आखिरी सेक्शन की तरफ, जहां पर हम इनके कंपाउंड्स के शेप्स को डिस्कस करेंगे। ओके, तो गाइज इसको देखने से पहले आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू आप पहले इस वाले वीडियो को देख के आए, अगर या फिर अगर आपको ऑलरेडी पता है कि हाइब्रिडेशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है देन दैट्स फाइन। ओके, तो XeF2 की अगर मैं बात करता हूं, ज़ीनॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, 2 फ्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन्स को यूज करेंगे बॉन्डिंग के लिए, और इसके पास बचा रहेगी मतलब बच जाएगा कितना 6, मतलब 3 लोन पेयर्स। सो हाइब्रिडाइजेशन ज़ीनॉन का हो जाएगा नंबर ऑफ बॉन्डिंग एटम्स 2 प्लस लोन पेयर 3 दैट इज 5 का मतलब sp3d, जिसमें कि 2 बॉन्ड पेयर्स और 3 लोन पेयर्स
इसीलिए आपको बेंट रूल लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, तो बेंट रूल ये कहता है, तो इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और ये जो तीन इक्वेटोरियल पोजीशंस हैं दे विल बी ऑक्यूपाइड बाय योर लोन पेयर्स, और जो एक्सियल पोजीशंस हैं दे विल बी ऑक्यूपाइड बाय योर फ्लोरीन। तो मतलब इसका स्ट्रक्चर इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन इसकी जो शेप या फिर ज्योमेट्री है दैट इज योर लीनियर, क्योंकि शेप को अनाउंस करते वक्त लोन पेयर्स को इन्वॉल्व नहीं किया जाता। ठीक, अगर XeA4 की बात करें, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, 4 फ्लोरीन्स 4 इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग में कंज्यूम करेंगे और बचा रह जाएगा 4, मतलब 2 लोन पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन दैट इज बॉन्डिंग एटम्स 4 प्लस लोन पेयर 2 दैट इज 6, यानी कि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका जो स्ट्रक्चर आ जाएगा दैट इज योर ऑक्टाहेड्रल। तो होगा गाइज ये सेंटर में ये रहा xenon, 4 फ्लोरीन एटम्स विल ऑक्यूपाई द 4 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर, कुछ इस तरह से, एंड जो ऊपर नीचे के पोजीशंस हैं दे विल बी ऑक्यूपाइड बाय योर लोन पेयर्स। ठीक, मतलब कि देखो ये रहा आपका xenon, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। सो लोन पेयर अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन। तो इसकी जो ज्योमेट्री हो जाएगी दैट इज योर स्क्वायर प्लेनर। ठीक, ज्योमेट्री दैट इज योर स्क्वायर प्लेनर। XeF6 की अगर मैं बात करता हूं, xenon वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, फ्लोरीन 6, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स गए बॉन्डिंग में, तो इसके पास बच गए 2, यानी कि एक लोन पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा 6 बॉन्डिंग एटम्स प्लस 1 लोन पेयर दैट इज 7 का मतलब है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। और इसकी गाइस जो ज्योमेट्री है दैट इज योर डिसऑर्डेड ऑक्टाहेड्रल। डिसऑर्डेड ऑक्टाहेड्रल का मतलब होता है xenon रहा सेंटर में, एक फ्लोरीन यहाँ, 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 मतलब 4 फ्लोरीन्स ऑक्यूपाई द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर, एक फ्लोरीन नीचे की तरफ और दूसरा फ्लोरीन जो कि ऐसे होना चाहिए था, ये थोड़ा सा भैया बेंड हो जाएगा कुछ इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर एक लोन पेयर को भी अपने को रखनी है। तो गाइज इसको क्या बोलते हैं पता है? इसको बोलते हैं डिसऑर्डेड ऑक्टाहेड्रल। तो गाइज समझना जरा, देखो दिस इज योर सेंट्रल xenon, एक फ्लोरीन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, मतलब आर द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर, एक फ्लोरीन बिलो द प्लेन, और जो दूसरा फ्लोरीन जो कि ऐसे होना चाहिए था ये थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक लोन पेयर को भी एडजस्ट करनी है। ठीक, और गाइज इसी को क्या बोलते हैं? डिसऑर्डेड ऑक्टाहेड्रल, इसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ठीक, तो और गाइज देखो xenon के ना बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, xenon फ्लोराइड्स, xenon ऑक्साइड्स, दीज आर ऑक्सीफ्लोराइड्स। ठीक, अगर इसकी बात आप करो, xenon के पास सेंट्रल एटम, xenon के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज योर 8, ऑक्सीजन फॉर्मेशन करता है डबल बॉन्ड, तो 3 ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन्स को भगा ले जाएंगे, और इसके पास बच गया 2, मतलब लोन पेयर 1। तो हाइब्रिडाइजेशन बॉन्डिंग एटम 3, लोन पेयर 1 दैट इज 4 का एक ही मतलब हो सकता है दैट इज sp3। तो इसकी जो स्ट्रक्चर होगी दैट इज योर टेट्राहेड्रल, लेकिन इसकी जो शेप या फिर ज्योमेट्री होगी ये लोन पेयर होने की वजह से ये थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, जिसको अपन पिरामिडल शेप बोलते हैं। दिस इज जस्ट लाइक अमोनिया, दिस इज हैविंग अ पिरामिडल शेप। ठीक, बात करते हैं XeOA4 की। अगर इसकी आप बात करो, सॉरी दिस इज XeO4, तो यहाँ पर भी आ जाएगा आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर आप उसी तरीके से निकालें दैट इज योर टेट्राहेड्रल, दिस। ठीक, अगर आप इसकी बात करते हो तो xenon सेंट्रल एटम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8,
फ्लोरीन फॉर्मेशन करता है सिंगल बॉन्ड, मतलब 4 फ्लोरीन 4 इलेक्ट्रॉन्स को लेंगे, और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, मतलब ये अकेला ही 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले जाएगा, दैट इज 4 + 2 गए आपके 6, तो बच गए आपके पास 2, यानी कि एक लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, बॉन्डिंग एटम्स 1 + 4 5 प्लस लोन पेयर 1 दैट इज 6, 6 का मतलब होगा sp3d2 ऑक्टाहेड्रल। और अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूं, शेप ज़ीनॉन, चारों कॉर्नर्स पे एक एक फ्लोरीन, और अबव द प्लेन डबल बॉन्ड O, और नीचे की तरफ एक लोन पेयर, ठीक। और पता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल, इसको बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल, मतलब दिस इज अ स्क्वायर, ये दिस ऑक्सीजन इज गोइंग आउट ऑफ द प्लेन अबव द प्लेन, ठीक। अगर मैं इसकी बात करता हूं, HCO2F2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, 2 ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2 फ्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब टोटल गए 6, बच गए 2, लोन पेयर बचा 1, तो यानी कि बॉन्डिंग एटम्स 2 + 2 4 प्लस लोन पेयर 1 दैट इज 5, यानी कि sp3d, यानी कि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, तो बेंट रूल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। अगर मैं बेंट रूल को अप्लाई करूं, सेंटर में ज़ीनॉन, जो तीन इक्वेटोरियल पोजीशंस हैं उसमें से वन ऑफ द इक्वेटोरियल पोजीशंस, ये जो वन ऑफ द इक्वेटोरियल पोजीशंस विल बी ऑक्यूपाइड बाय अ लोन पेयर, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं ये पसंद करेंगे एक्सियल पोजीशंस पे जाना, फ्लोरीन क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से, और जो रिमेनिंग इक्वेटोरियल पोजीशंस हैं दे विल बी ऑक्यूपाइड बाय द ऑक्सीजन। और ये लोन पेयर होने की वजह से ये थोड़ा सा बेंड हो सकता है ऐसे ऐसे, हालांकि ओवरऑल अगर अपन देखें इस तरह के शेप्स को क्या बोलते हैं? सी-सॉ ज्योमेट्री, ठीक। इनमें से कुछ आपको एनसीईआरटीज़ के अंदर मिल जाएंगे, कुछ आपको नहीं मिलेंगे, ठीक। तो आई होप ये पूरी ज़ीनॉन फैमिली अपन ने ख़त्म कर ली है। तो गाइज अगर ये 2 वीडियोस को आप पूरी तरह से कंप्लीट कर लेते हो, आपके बोर्ड्स में 2 से 3 नंबर पक्के हैं। अगर नीट या फिर जेईई में अगर इनमें से क्वेश्चन दिखते हैं तो 4 नंबर आपके पक्के हैं, ठीक। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक थैंक यू वेरी मच।